हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू दिस ब्रांड न्यू क्लास। सो आई विल डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। मैं सीधे सीधे बात करूंगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और 10 पॉइंट्स में मैं बहुत ही 10 पॉइंट्स में आपको समराइज करके बताऊंगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपको कुछ इनिशियल पॉइंट्स जानने हैं जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, फिर भी आज मैं रिवाइज कर देता हूं जल्दी से। ठीक है, चलिए कुछ आगे बकवास न करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, स्टोरी शुरू होती है 14 जुलाई 1789 से। एकदम ध्यान से पॉइंट सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को बस्तिल के किले पे हमला हो जाता है। ठीक है, लोग हमला क्यों करते हैं बस्तिल के किले पे? क्योंकि वो एक सिंबल होता है किसका? राजा के क्रूर शासन का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट पार्ट जाकर देख लीजिए, दिस इज द सेकंड पार्ट। ओके, और उसके टुकड़ों को, फ्रेगमेंट्स को क्या कर देते हैं? फ्रेगमेंट्स को बेच देते हैं। कहां पर? मार्केट में। ठीक है, क्यों बेचते हैं, क्या कहानी है, इसके लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम फ्रेंच सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। लुई 16 वहां के क्या है? राजा है। 1774 में राजा बनते हैं। उनका विवाह मरिया एंटोनेट से हुआ था। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। जब वो राजा बने तो फ्रांस जो था वो डेट में था, यानी कि कर्ज में। क्यों कर्ज में था आपको पता है? ठीक है, फॉर दिस वॉच माई प्रीवियस वीडियो। ठीक है, डेट में क्यों था? क्योंकि उसकी क्या वजह थी? दो वजह है। कॉन्टिन्यूस वॉर, लगातार युद्ध लड़ रहा था फ्रांस। ठीक है, अमेरिका का सहायता की थी आजादी में। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में हिस्सा लिया था। ठीक है, 7 ईयर्स वॉर में। इस तरह की बहुत सारी चीजें, और एक महल था वर्साई का जिसको मेंटेन करने में बहुत खर्चा था। ठीक है, जो क्रेडिटर्स थे वो 10% चार्ज करते थे इंटरेस्ट। बढ़ा दिया था उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। ठीक है, लोगों से क्या लिया जाता था? तिथे एंड पहले, दो तरह के टैक्स लिए जाते थे। फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है, समझ आई बात? 3 स्टेट्स थे। पहले स्टेट में सबसे ऊंचे लोग प्रिस्ट आते थे, दूसरे स्टेट में नोबल्स सामंत आते थे, और तीसरे स्टेट में बिजनेसमैन ट्रेडर्स। तीसरे स्टेट की भी 3 क्लास हैं। ठीक है, सबसे एक उसमें रिचर क्लास है और एक पुअर क्लास है। ठीक है, अब फ्रांस जो है, फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ गई है। 1715 से लेकर 1789 तक पॉपुलेशन जो है वो 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन क्या हो गया है? इजाफा हो चुका है। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस है, यानी कि बैड हार्वेस्ट है। ठीक है, लो इनकम है, खाने की संकट है, लोगों के पास भोजन नहीं है। ठीक है, इस तरह चीजें। उसी समय फ्रांस की सोसाइटी बदल रही है। उसी समय इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, एक नया वर्ग आता है। अगर आपने वीडियो में जल्दी क्यों बताया? क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आप फर्स्ट पार्ट जाकर देख सकते हैं, मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ। फिर 3 फिलोसफर आते हैं, जीन जैक्स रूसो, मोंटेस्क्यू और जॉन लोके। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स है फ्रांस में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एक नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही प्रोडक्ट है मिडिल क्लास, जो शिक्षित था। देखो, पहले दो ही तबके थे, या तो अमीर या तो गरीब। गरीब अमीर से लड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी बहुत छोटी छोटी जरूरतें हैं जो अमीरों के द्वारा ही पूरी होती है। ठीक है, अगर वो साथ धंधे तो पूरी नहीं होगी, इस वजह से वो डरते थे। ठीक है, तो एक नया तबका आया, मिडिल क्लास कहलाया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जिसमें बिजनेसमैन, ट्रेडर, प्रोफेसर, लॉयर्स, ये सारी चीजें, ये सारे तबका शामिल था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और कुछ फिलोसफर्स थे, जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉके, जिन्होंने कुछ किताबें लिखी, कुछ वर्क किया। जैसे जीन जैक्स रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि सरकार लोगों की सहमति से सरकार के कंसेंट होना चाहिए लोगों और सरकार के बीच में। ठीक है, फिर जॉन लॉके और टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, इस तरह की किताबें लिखी गई जिसमें अलग अलग तरह के डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की गई। जैसे जॉन लॉके टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने उसमें ये बताया कि राजा कोई डिवाइन तो है नहीं, देवी तो है नहीं, कि उसकी पावर को हम मानते ही रहे, जो मन करे वो करे, उसको खंडन करना चाहिए, रिफ्यूट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोंटेस्क्यू ने जो अपना लेख लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि आ, जो भी
सरकार होती है वो उसके 3 पिलर होने चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, इसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बनना चाहिए। तो इस तरह की चीजों ने बताई जिससे लोग प्रभावित हो रहे थे। अब अगला क्या होता है, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, ये स्टेट जनरल का एक सभा है जहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के लोग आपस में मिलते हैं जब भी कोई अहम फैसला लेना होता था। इसके पहले 1614 में लास्ट मीटिंग होती थी। टैक्स बढ़ाना था, टैक्स राजा बढ़ा नहीं सकता था। ठीक है, पहले और दूसरे स्टेट के इसमें 300 लोग हैं और अकेले 300 स्टेट के 600 लोग हैं। ठीक है, इस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं। 40,000 जो है शिकायत के पत्र पहुंचे हैं, लेटर्स पहुंचे हुए हैं। ठीक है, उसमें वोटिंग, अब ट्रेडिशनल सिस्टम वो वोटिंग क्या थी, पहले की जो वोटिंग थी ये थी कि हर स्टेट चाहे कितनी भी संख्या हो, एक एक वोट ही होगा सबका, एक वोट इनका एक वोट उनका। और ये दो कहेंगे कि हम तो ये दोनों टैक्स देते नहीं है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले, तो ये तो कहेंगे कि टैक्स बढ़ा दो, जबकि थर्ड स्टेट वाले एक ही वोट मिलेगा। ये ट्रेडिशनल सिस्टम था। अगर ट्रेडिशनल सिस्टम से वोटिंग होती तो ये जीत जाते और थर्ड स्टेट हार जाता। थर्ड स्टेट चाहता था कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, 900 सदस्य हो रहे हैं टोटल, तो उनमें वोटिंग कराओ। ठीक है, टैक्स बढ़ाएं कि नहीं, राजा नहीं माने, नहीं नहीं होगा। तो थर्ड स्टेट के सारे लोग जो थे इसमें से बाहर चले गए, कहे कि नहीं रहने दो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर वो 20 जून को इकट्ठा होते हैं 1789 को, 20 जून 1789 वो इकट्ठा होते हैं और वो क्या करते हैं, नेशनल एक टेनिस कोर्ट में वर्साय में वो क्या बनाते हैं, नेशनल असेंबली। यहीं बनती है नेशनल असेंबली। ठीक है, जो यहाँ के लोग चले गए थे वही एकत्रित हुए। ठीक है, और उन्होंने जिम्मा लिया कि हम क्या करेंगे, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। नेशनल असेंबली के बनने का जो एम था वो था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ठीक है, क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ठीक है, अब उसी समय नेशनल असेंबली जब बन रही थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी, फॉर्मेशन हो रहा था, इसका साथ भी दिया था दो लोगों ने। किसने दिया था, एक थे अबेसियस और एक थे मीराबू। तो एक पृष्ठ थे, यानी कि एक पंडित थे और दूसरे क्या थे, नोबल थे। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले ही साथ दे रहे हैं। ठीक है, कि नहीं बनाओ। ठीक है, एबेसियस ने कुछ लिखा भी, व्हाट इज थर्ड स्टेट, ऐसा कुछ करके उन्होंने लिखा भी था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी ये घटना हुई। कौन सी, बस्तिल किले पे। अभी क्यों हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, उस समय दो घटनाएं हुई जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ रही थी बनाने की। एक तो ये कि बहुत देर से औरतें लाइन में खड़ी थी पेरिस में, रोटी के लिए, रोटी नहीं मिल रहा था, दे रहा था। ठीक है, इस वजह से उनको गुस्सा आया और तब उन्होंने क्या किया, उस दुकान में घुस गए और वहां से वो दंगा जो है इतना ज्यादा बढ़ गया कि पेरिस के शहरों में लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है, सड़कों पे जो लोग आगे खड़े हो गए वो गुस्सा गए थे। मॉब, मॉब क्या होती है, एक मॉब फॉर्म हो गया जिसकी वजह से उन्होंने जाकर आखिर में बस्तिल के किले पे हमला कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो घटनाएं होती है, एक तो बस्तिल के किले पे हमला होता है और दूसरा रूरल साइड में होता है। रूरल साइड मतलब गाँव में, वहां पे जो ब्रिगेड्स हैं, ऐसा रूमर फैलाया गया था कि ब्रिगेड्स, ब्रिगेड्स मतलब होता है जंगली डाकू जो फसल वगैरह नष्ट कर देते हैं, कि लॉर्ड ऑफ मैनर्स है। मैनर्स मतलब जहाँ जमींदार रहा करते थे उनको उस जगह वो मैनर्स थे। तो लॉर्ड ऑफ मैनर माने किलों में रहने वाले जो मालिक हैं उन्होंने ब्रिगेड्स हायर किए हैं खेतों को बर्बाद करने के लिए। ये बात जब पता चली तो लोगों के हाथ में जो आया, पिच फॉर्क उठा लिया, यानी कि उनके हाथ में हंसिया या पिच फॉर्क आया, जो आया सब उठा लिया कि छोड़ेंगे नहीं, तुमको मारेंगे। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं हुई। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आप शुरू से सुनते रहिए बात समझ आ जाएगी। तो ये दो घटनाएं हुई नेशनल असेंबली के बनने के समय। ठीक है, अब ये घटनाएं जब हो गई, दो घटनाएं क्या हुई देखिए, दो घटना बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। एक है बस्तिल, बस्तिल पे, और दूसरा है कंट्री साइड में। दो घटनाएं, और इन दो घटनाओं की वजह से परिणाम ये हुआ कि अब सारे नोबल्स भागने लगे कि चारों तरफ से हमला हो रहा है। ठीक है, गांव कंट्री साइड में भी, देहात में भी यही हाल है। बस्तिल के किले पर अब राजा भी लुई 16 जो थे वो मजबूर हो गए, ठीक है भैया कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। ठीक है,
तो अब यहाँ क्या होता है, लुईस 16 मानते हैं और फिर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है 1791। ठीक है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिलते हैं, लेकिन केवल मैन को मिलता है, यानी कि पुरुषों को, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार, जायदाद रखने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, स्पीच का अधिकार, ये सारे नेचुरल और इनएलिएबल राइट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लुईस 16 मान जाते हैं। तो यहाँ से जो घटना होती है, यहाँ से फ्रांस बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, अब यहाँ तक का सफर तय किया है। यहाँ क्या है, अभी मोनार्की थी और मोनार्की से सफर कहाँ तक गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नहीं राजा में, अब संविधान भी होगा और राजा भी होगा। ठीक है, संविधान भी होगा और राजा भी होगा, समझ आई बात। ठीक है, अब सिस्टम वोटिंग का क्या था, तो दो तरह के सिटीजन, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। वोट कौन दे सकता था, ठीक है, तो सिस्टम क्या था कि एक्टिव सिटीजन्स, यानी कि एक्टिव सिटीजन मतलब वो नागरिक जो क्या क्या अर्हताएं पूरी करते हैं, 25 साल की उम्र, ठीक है, 3 दिन के बराबर वेजेस, कुछ तो शर्तें रखी गई थी, जो पे करता था वही जो एक्टिव सिटीजन है। इन लोगों ने 50,000 इलेक्टर्स चुने, इलेक्टर मतलब चुनने वाले, अब इन्होंने, अब इन लोगों ने चुना, ठीक है, 831 और 731 की कौन जाके के असेंबली में बैठेगा, ये चुनाव इलेक्टर्स ने किया। इस तरीके से फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन चुना गया। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन बनाया गया। ठीक है, और फ्रांस की जो एलिगरी है, मैरियाने जो थी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाई गई हैं, और एक तरफ लॉ टैबलेट लिए एक लेडी है जो लॉ को दर्शा रही है। इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, मैं संक्षेप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समराइज करके। समझ में आ रही बात? जहां आपको समझ नहीं आए कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। फ्रांस यहाँ राजा का राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की तरफ बढ़ चला। कुछ सिंबल इस्तेमाल किए गए थे, जैसे कि एक रिंग है, जहाँ एक बाइटिंग इट्स टेल, एक सांप है जो खुद के पूंछ को काट रहा है। इटर्निटी, यानी कोई भी चीज नश्वर, नष्ट नहीं है, जहां शुरू हो रही है वहीं खत्म हो रही है। ठीक है, इटर्निटी को दर्शाता है वो। एक फ्रीजियन कैप था लाल रंग का, जो ये दर्शाता है कि आज जो गुलाम आजाद हो जाते थे वो उसको पहनते थे। ठीक है, फेटर्स, टूटे हुए चैन, यानी कि हम स्लेवरी से, यानी गुलामी से क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। इस तरह के सिंबल्स बहुत ज्यादा यूज किए गए थे। ठीक है, एक आई है जो एक ट्रायंगल से रेडिएट कर रही है, जो ये दिखा रही है कि दुनिया में इग्नोरेंस है और इनलाइटमेंट, यानी ज्ञान का उजाला फैल। जो भी सिंबल्स है ना, उनको आप समझने की कोशिश करिए, देख के ऐसे सिंबल्स यूज किए गए थे। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजा मान तो गए थे, लेकिन राजा का संबंध, राजा की जो लुईस 16 जो थे, उनकी पत्नी कहाँ की थी, आपको पता होगा कि वो ऑस्ट्रिया की थी। तो प्रसिया और ऑस्ट्रिया से उन्होंने क्या किया था, हाथ मिला लिया था कि हम बचाओ, क्योंकि लोग भी परेशान थे ना। देखो, फ्रांस एक ऐसा देश है पूरे यूरोप में जहां पे राजा के शासन का अंत हो रहा है, पहला एग्जाम्पल बन रहा है फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आप पढ़ते हैं इसको, कभी सोचा करिए इसको। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फ्रांस जो है वो यूरोप में पहला देश है जहां पर किसका अंत हो रहा है। हालांकि ब्रिटेन तो कभी गुलाम रहा नहीं, ठीक है, वहां पे 1215 से ही मैग्ना कार्टा आ गया था 1215 में ही, लेकिन फ्रांस पहला एग्जाम्पल बना कि राजा के शासन का अंत करके कैसे हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ सकते हैं। इसीलिए सभी लोग परेशान थे। अगर फ्रांस में ये चीज रोक दी जाती तो राजा सुरक्षित है हर जगह के, अगर नहीं रोकी गई तो हर जगह के लोग फिर डिमांड करेंगे। लेकिन ये बात नेशनल असेंबली को पता चल गई कि बबुआ तुम ही चालाक हो क्या, लुईस बबुआ। तो लुईस बबुआ जो है वो प्रसिया ऑस्ट्रिया के पास गए, बोले कि नहीं नहीं, हमको बचाओ, राजा का शासन लाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग घुस जाएंगे तुम्हारे भी देश में और कहेंगे कि चलो हटो गद्दी पर से, राजगद्दी छोड़ो। ठीक है, तो ये बात लेकिन नेशनल असेंबली पता चल गई और नेशनल असेंबली में वोट कर दिया किसके खिलाफ, कि युद्ध करो। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, सेना तैयार हुई, एक जगह थी फ्रांस में। ठीक है,
मार्शल्स, ठीक है। वहां से लोगों ने वहां की ट्रूप चली, उन्होंने गीत गाया मार्शलेस, ठीक है, मार्शलेस, जो कि बाद में जाकर यहाँ पर जो सोल्जर्स चले मार्शल्स नामक जगह से, उन्होंने एक गीत गाया, गान गाया देश के लिए, ठीक है, एक गान गाया, उसको रोजेट एल इजले ने गाया, लिखा था। रोजेट एल इजले, उन्होंने इसको लिखा था मार्शलेस सेना में, और अभी भी ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। इसका गठन कब हुआ है? 1791 के दौरान हुआ है, ठीक है, जो मार्शलेस जो है। तो इसी समय हुआ जब नेशनल असेंबली ने वोट किया कि प्रेसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या करो, लड़ाई करो, ठीक है। ये इसी समय की घटना है, जब मार्शल से चली वहां से सेना, तो एक गीत था मार्शल जिसको रोजेट एल इजले ने लिखा था, जिसको लोगों ने गाया और वो बहुत फेमस हुआ, और वही जाकर फ्रांस का क्या बन गया, नेशनल एंथम बन गया, ठीक है। ये कहानी है नेशनल असेंबली की। अब एक नया अध्याय शुरू होता है, ठीक है। देखो, नेशनल असेंबली जो है वो थर्ड स्टेट को, देखो क्या प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन में, अब यहां से कहानी मोड़ क्या ले रही है। प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो थर्ड स्टेट के धनी लोगों ने बनाया था, क्योंकि वही चुन के जाते थे। थर्ड स्टेट में जो गरीब लोग थे उनको तो, क्योंकि एक्टिव सिटीजन देखो कौन है, जो वेज 3 दिन के वेज के बराबर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, 25 साल की उम्र होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम, यहां प्रॉब्लम है, एक्टिव सिटीजन बन नहीं सकता गरीब, कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देगा नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी तो है नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दे दिया फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो उनको ये लगा कि संविधान में हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने क्लब्स बनाने शुरू किए, ठीक है। तो उसमें जो सबसे फेमस क्लब हुआ, जो थर्ड स्टेट के पुअर लोग थे उनका, थर्ड स्टेट के पुअर पीपल जो थे, चाय बेचने वाला, फूल बेचने वाला, उन्होंने जो ग्रुप बनाया वो था जैकोबिन क्लब। क्या था? जैकोबिन क्लब। थर्ड स्टेट के पुअर पीपल ने जो ग्रुप बनाया वो था जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो ये लोग जो थे चाय की दुकान पर बैठ गए, किसी और दुकान पर बैठ गए। इन लोगों का ग्रुप इसलिए बना क्योंकि ये अपेक्षित हैं, ठीक है, उपेक्षित, माफ कीजिएगा, उपेक्षित है, ठीक है। उपेक्षित मतलब इनकी उपेक्षा की गई है, के बारे में सोचा नहीं गया है, इसके द्वारा, फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, थर्ड स्टेट के द्वारा। तो जिस समय युद्ध लड़ रहे थे उस समय लोगों ने ग्रुप बना लिया जो सेंट जैकोबिन के नाम पर था, जो पेरिस के संत थे, ठीक है। ये लोग फुल पैंट्स पहनते थे और इनको सेंस कुलोटस मैन कहा जाता था। क्या कहते थे? सेंस कुलोटस मैन। तो ये लोग फुल पैंट क्यों पहनते थे? क्योंकि जो ऑफिसर्स होते थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस मतलब घुटने तक के पजामे, तो इसके विरोध में ये फुल पैंट पहनते थे, समझ में, इसलिए इनको सेंस क्लोटस मैन भी कहा जाता था जैकोबिन क्लब के लोगों को। और ये साथ में लाल टोपी पहनते थे जो कि उनके ड्रेस को दर्शाता था, आजादी को दर्शाता था, ठीक है। तो इन लोगों ने प्लानिंग की कि हम क्या करेंगे, इंसरेक्शन करेंगे, यानी तख्ता पलट। हम क्या करेंगे? इंसरेक्शन। उन्होंने प्लानिंग कर ली कि हम इंसरेक्शन करेंगे, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त को 1792, ठीक है, 10 अगस्त 1792 को ये चीज हुई। उस समय राजा का परिवार ट्यूलेरिस के फोर्ट में था। ट्यूलेरिस का एक किला था, ट्यूलेरिस फोर्ट, ठीक है। राजा का परिवार कहाँ था? ट्यूलेरिस के महल में। यहाँ पर ये लोग घुस जाते हैं, इनको हॉस्टेज बना लेते हैं। किसको? राजा के परिवार को हॉस्टेज बना लिया जाता है। राजा के परिवार को हॉस्टेज बना लिया जाता है, ठीक है। और फिर राजा क्या कर सकते हैं, राजा की पावर वैसे भी कम होने लगी थी पहले से, हॉस्टेज बना लिया जाता है, शाही परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। फ्रांस क्या बन गया? फ्रांस जो था अब रिपब्लिक बन गया। फ्रांस में अब रिपब्लिक आ गया, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब,
जैकोबिन क्लब क्या करता है, 10 अगस्त 1789 को, ठीक है, इंसरेक्शन प्लान करता है और ट्यूलेरिस के किले पर, इंसरेक्शन मतलब विद्रोह, तख्ता पलट कर देते हैं, इंसरेक्शन कर देते हैं, ठीक है, और ट्यूलेरिस के महल में घुस जाते हैं, ट्यूलेरिस फोर्ट में घुसते हैं जहाँ राजा का परिवार है, हॉस्टेज बना लेते हैं, यानी कि हॉस्टेज ऑफ रॉयल फैमिली, राजा का परिवार क्या है, हॉस्टेज है, और वो घोषित करते हैं कि अब फ्रांस जो है रिपब्लिक है। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक का सफर, यही मेन सफर है। पहले मोनार्की थे फ्रांस, जब नेशनल असेंबली आई तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस क्या बन जाएगा, रिपब्लिक बन गया। तो ये 3 चीजें हुई, ठीक है, रेन ऑफ टेरर आने की वजह से, ठीक है। अब इसके हेड कौन थे जैकोबिन क्लब के, जिन्होंने ये सब कुछ प्लान किया था, वो थे मैक्सिमिलियन रॉबस पेरे। आपको नहीं समझ आया तो जूम करके आप देख सकते हैं या सुन लीजिए लेक्चर, बस आपके लिए काफ़ी होगा, या फिर सोते समय आप ईयरफोन लगा के और सुनते सुनते सो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी, ये जो थे जैकोबिन क्लब के हेड थे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए थे, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल में क्या था, स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने बनाए थे जैसे कि आप व्हाइट फ्लोर का आटा नहीं खा सकते, ठीक है, राशनिंग होती थी, ठीक है, किस चीज़ की, मीट और ब्रेड की राशनिंग की जाती थी, कोई भी जिस दाम पे फिक्स किया गया चीज़ उन्हीं पे उसी दाम पे बेचा जाएगा, चर्च को बंद कर दिया गया, ठीक है, ये पॉइंट मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ये हो गया हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। चर्च जो थे उनको क्लोज कर दिया गया, वहाँ पे बैरक्स बनाए गए, बैरक्स क्या होते हैं, छावनियाँ, यानी कि अब उसमें सैनिक रहते थे, पूजा पाठ सब कुछ बंद, यानी कि रॉबस्पेरी का जो शासन था वो बहुत ज़्यादा कठोर था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कठोर नियम बनाए थे, ठीक है। उन्होंने लुई 16 को भी क्या किया, सजा सजा दे दी गई, ठीक है। लुई 16 जो थे उनको 21 जनवरी जो थे उनको 21 जनवरी 1793 और उनकी पत्नी को 16 अक्टूबर 1793, ठीक है। क्या किया गया, एक डिवाइस होता था जिसको गिलोटिन करते थे, ठीक, उसमें क्या होते थे, 2 ब्लेड्स होते थे जिसमें सर रखा जाता था, एंड देन द ब्लेड वाज मूव डाउन, उसको छोड़ दिया जाती, इट वाज लेफ्ट, ठीक है। बगल में ही कास्केट होता था, जैसे ही लोग मरते थे तुरंत उनको कास्केट में डाल दिया जाता था। तो दोनों लोगों को गिलोटिन कर दिया गया, एक 21 जनवरी 1793 और दूसरा 16 अक्टूबर 1793, किसके द्वारा, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी के द्वारा। इस बात से एक व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा खफा हुए और उनका नाम था डेस्मलिन, क्या नाम था, डेस्मलिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि आंख के बदले आंख मांगोगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को मारोगे तो वो फिर मारेगा, फिर उसका रिश्तेदार आएगा मारने, फिर उसका रिश्तेदार आएगा मारने, इस तरीके की चीज़ें हैं। जबकि रॉबस्पेरी का ये मानना था कि जितने भी दुश्मन हैं डेमोक्रेसी के उनको जड़ से मार देना चाहिए। उसने बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत ज़्यादा क्रूर शासन था, क्योंकि वो एक लॉयर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था व्यक्ति, ठीक है। उसके शासन को 1793 से 1794 उसने 2 साल शासन किए, लेकिन 2 साल में उसने सबकी हालत टाइट कर दी, किसी को कहीं का नहीं छोड़ा, कोई उसके खुद के सदस्य परेशान हो गए, फिर उसके खिलाफ एक मुकदमा चलाया गया और लगभग अप्रैल 1794 में उन भाई साहब को भी, जैसे उन्होंने दूसरों के साथ किया था लुई 16 के साथ, उनको भी क्या किया गया, 1794 में गुलेटिन कर दिया गया, ठीक है। बात समझ में आई। अब लोगों ने सोचा कि जिसको भी हम बैठा रहे हैं, जैसे लुई 16 अकेले हैं तो ये भी अत्याचार मचा रहे हैं, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी वो भी अत्याचार मचा रहे हैं, तो इसके बदले हम क्या करते हैं, उन्होंने क्या बताई, 2 असेंबली बना दी और 5 लोगों को डायरेक्टर बना दिया। लेकिन ये लोग भी आपस में क्लैश करने लगे,
यानी कि आपस में ही लड़ते रहते थे। असेंबली कहती थी हम पावरफुल हैं और डायरेक्टर्स कहते थे हम पावरफुल हैं। अब इसका फायदा उठाया किसने? वहाँ के उस समय सेनापति थे, कमांडर इन चीफ नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने कहा कि तुम लोग लड़ते रहो, अब मैं गद्दी संभालूंगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इस झगड़े का, ठीक है, कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था, झगड़े का फायदा उठाया और खुद को राजा घोषित कर दिया कि आई एम द रूलर ऑफ द फ्रांस। और उनकी सेना का हर जगह स्वागत हुआ। सब लोगों को लगा कि नेपोलियन जो हैं वो हार्बिंगर हैं, हार्बिंगर हैं मतलब अग्रदूत हैं ऑफ लिबर्टी, आज़ादी के, ठीक है। नेपोलियन क्या है? अग्रदूत हैं और हमारे हर तरफ क्या होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया। फिर नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा सुधार भी किए, जिनको नेपोलियनिक रिफॉर्म्स के नाम से जाना गया 1804 में, जो आप 10th में पढ़ोगे कि क्या क्या सुधार हुए थे, ठीक है। तो यहाँ तक फ्रांस की कहानी है नेपोलियन के राजा बनने तक, ठीक है। उसमें एक दो पॉइंट्स जो है हम समझ लेते हैं। देखिए एक और चीज समझना है हमें, स्लेव ट्रेड क्या था, ठीक है। स्लेव ट्रेड क्या था, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से स्लेव ट्रेड समझते हैं। स्लेव ट्रेड देखिए, यूरोप है, यूरोप में दो पोर्ट्स हैं, एक है बोर्दक्स और दूसरा है नैंतेस। क्या है? बोर्डेक्स और नैंतेस, दो पोर्ट्स हैं। यहाँ से लोग अफ्रीका जाते हैं, ठीक है। अफ्रीका से लोग कहाँ जाते हैं? आइलैंड्स हैं, कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, जिनको हम कैरेबियन आइलैंड्स कहते हैं। वहाँ पे कुछ आइलैंड हैं जैसे कि सैन डोमिंगो, ठीक है। एक है ग्वादेलूप और एक है मार्टिनिक। ऐसे कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेडर्स जाते हैं अफ्रीका, वहां से स्लेब्स खरीदते हैं यानी कि गुलाम, ठीक है, गुलाम खरीदते हैं और उन गुलामों को ला करके इन जगहों पे बेच देते हैं। यहाँ पर होता क्या है? प्लांटेशन, किस चीज का? चाय और कॉफी, इन सारी चीज। और इन चाय कॉफी को ले जाकर ये लोग कहाँ बेच देते हैं? यूरोप में। कहाँ बेच देते हैं? यूरोप में, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है इसको ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रेंगुलर ट्रेड है। ट्रेंगुलर ट्रेड में क्या होता था? गुलामों को खरीद के प्लांटेशन में बेचो, यहाँ पे वो काम करेंगे और जो उगेगा उसको ले जाकर हम यूरोप में बेच देंगे। इसी को ट्रेड कहा गया। तो ये बंद हुआ कि नहीं? कोई बंद नहीं कर पाया। नेशनल असेंबली जब बनी तो उसमें रिच लोग थे, धनी लोग थे और उनका खर्चा यहीं से चलता था, गुलामों को बेच करके, ठीक है। जब रॉबेस्पियरी की सरकार आई तो उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन जैसे ही फिर नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने फिर स्लेव ट्रेड चालू कर दिया। नेपोलियन की ये बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ उसने सर्फडम, जो खेत में काम करने में गुलाम थे, उस गुलामी को उसने बंद किया था, लेकिन स्लेव ट्रेड उसने फिर शुरू कर दिया था। तो एक तरफ की गुलामी खत्म की लेकिन दूसरी तरफ की चालू कर दी। ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी थी नेपोलियन के बारे में, ठीक है। समझ में आई बात? अब लास्ट रिमार्क वुमेन के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट जो है वो वीमेंस के बारे में है और मुझे इरेज करना होगा यहाँ पर, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो। अब वीमेन के बारे में क्या, ठीक। एक थी ओलंपी डी गूज, इनको कहते हैं ओलंपी डी गूज। तो इन्होंने कहा कि कोई राइट तो दिया ही नहीं तुमने, ठीक है। तुमने कोई राइट ही नहीं दिया औरतों को कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सारे राइट किसके लिए थे? मैन के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन उसमें लिखा हुआ था। तो इन्होंने काफी विरोध किया था इसका, इसकी वजह से इनको सजा झेलनी पड़ी, एग्जीक्यूशन भी झेलना पड़ा, ठीक है। क्या औरतों के साथ यही रहा? औरतें भी, जैसे जैकोबिन क्लब जब बना था तो उस समय औरतों ने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नाम का एक ग्रुप बनाया था। तो इनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? वोटिंग करने का राइट, प्रॉपर्टी का राइट, पॉलिटिकल राइट, एजुकेशन का राइट, ठीक है, मैरिज का राइट। मैरिज अपनी, क्योंकि पढ़ने का अधिकार केवल होता ही नहीं था स्त्रियों के पास,
कौन कहाँ पढ़ते थे वो, कोई फूल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। जो बड़े घर की लड़कियां होती थी वो पढ़ती तो थी, लेकिन उनको पढ़ने के बाद विवाह कर दिया जाता था। तो इस तरह की स्थिति थी। तो वोटिंग का राइट, तो जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, नेशनल असेंबली आई, तो उसने छूट दी, ठीक है अपना ग्रुप बना लो, ठीक है, तुम्हें ग्रुप, तुमको शिक्षा लेने का अधिकार है, मैरिज का भी अधिकार है, प्रॉपर्टी का, लेकिन दो अधिकार नहीं मिले, वोट का और पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं दिए गए, वोटिंग करने का अधिकार मिला भी नहीं। और जैसे ही रोबस्पियरी की यानी कि रेन ऑफ टेरर आया 1793 में, तो इसने फिर से बंद कर दिया, ठीक है, कि नहीं औरतों को अधिकार छूट नहीं देंगे, अब औरतों को बंद करके रखो, ठीक है, इनको बाहर नहीं आने देना। फिर से बंद हो गया। ये नेशनल असेंबली थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन फिर खत्म हो गया। हाँ, आखिर में अधिकार मिला कब, 1946 आ गया सर, यानी हमारी आज़ादी के 1 साल पहले वहाँ की औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। यानी इतना लंबा इंतजार लगभग 100, 150, 200 सालों का करना पड़ा। और स्लेव ट्रेड भी कब बंद हुआ, 1848 में। कब बंद हुआ स्लेव ट्रेड का, अंत कब हुआ, 1848 में। स्लेव ट्रेड 1848 में बंद हुआ था, और औरतों को वोट का अधिकार 1946 में। तो ये हो गई समरी फ्रांस की, आधे घंटे में मैंने समझा दी, ठीक है। प्लीज़ आप इस वीडियो को जितने भी 9th के बच्चे उनको शेयर करिए, ताकि वो भी देख सकें और आपको ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप आसानी से चीज़ों को समझें। यहाँ पर थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ियाँ आपस में टकरा गई हैं, क्योंकि मैंने लगातार यहाँ पे बताया है। तो आप लेक्चर पे ध्यान दीजिए और एक एक पॉइंट समझते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज वॉच द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, सो व्हाट, कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।